गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बस एक जस्ट ग्लिम्स ले लेते हैं फोर्स का। घर जाके कोई एनसीईआरटी पढ़ा कि नहीं उसके बाद? कोई नहीं। पहले एनसीईआरटी का पीडीएफ बुक तो मत ही खरीदना, है ना, क्योंकि बुक खरीदना पैसा बर्बाद है। तुम पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फ्री में मिल जाता है, तो उससे सिलेक्टेड फोर्स। कोई बताएगा कि फोर्स होता क्या है? प्रेशर अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, ठीक है, ये तो स्टैटिक एक हो गया। फोर्स कैसे समझाएंगे किसी को कि फोर्स क्या है, बल क्या है? दबाव नहीं, दबाव प्रेशर हो गया मेरा। हाँ, यस। बेसिकली बल क्या है, फोर्स ये चीज है कि जैसे पुल एंड पुश। बेसिकली मैंने किसी को धक्का मारा या किसी को अपनी तरफ खींचा, उससे किसी ऑब्जेक्ट पे आए हुए चेंजेस उसकी पोजीशन पे। ठीक है, मैंने इस पोडियम को धक्का मारा, ये वहां गया, इस पे मैंने बल लगाया, है ना। कौन सा बल लगाया? पुश। मैंने धक्का मारा तो इसकी पोजीशन हो गई चेंज। ठीक, यही है बेसिकली कि फोर्स अप्लाइड और पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब बताओ कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर होगी, अदिश राशि होगी या सदिश राशि? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? डायरेक्शन भी है, क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूं तो उसकी एक डायरेक्शन है। ठीक है मैम, तो ये बेसिक एक चीज हो गई। इससे ज्यादा अभी हम इस पे जो पढ़ेंगे वो आगे हम पढ़ेंगे जब प्रेशर और फोर्स आएगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि न्यूटन्स के लॉ में इसका अभी काम आएगा। ठीक, अबे यार, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, गति का पहला नियम। ठीक है यार, वो देख लेना तुम, मैं हिंदी की क्लास लेने थोड़ी आया हूं। ठीक है, गति का पहला नियम। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ ठीक, गति के पहले नियम को बेसिकली हम गैलीलियो का प्रथम नियम भी बोलते हैं, गैलीलियो का लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो गैलीलियो था उसने बताया कि जो मोशन होता है वो इस वजह से होता है, और वो वजह क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो लेकिन जब न्यूटन आया तो न्यूटन ने उसको क्या करा, न्यूटन ने उसको एक इक्वेशन फॉर्म में दे दिया। ठीक है, अब वो इक्वेशन क्या है, इसकी इससे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि ये क्या चीज डिराइव करता है। गति का पहला ऑप्शन एमसीक्यू बनेगा कि गति का पहला नियम क्या चीज डिराइव करता है और किस बारे में बात करता है। ठीक है, तो वो जो किस बारे में बात करता है वो बताया न्यूटन ने। ठीक, और क्यों हो रहा है, डिराइव क्या कर रहा है, वो बताया था गैलीलियो ने। तो इसको ये भी पूछ लेते हैं, जैसे यूपीएससी और इनमें तो नहीं पूछा था, एसएससी में पूछा था कि गति के पहले नियम को किस और नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो गैलीलियो का प्रथम नियम हो गया। अब क्या है कि ये किस बारे में बात करता है, ये बात करता है इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या है? हिंदी सीख के आया हूं सर मैं इस बारी। इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या वैसे? कोई मुझे डेफिनेशन बताएगा मैम? सर, गुड। देखो, उनका कहना यह है कि अगर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अगर वो स्थिर अवस्था में है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, तो डेट रिमेन्स इन रेस्ट जब तक कि हम उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोक नहीं देते। ठीक है, और ये क्या चीज बता रहा है? ये बता रहा है इनर्शिया को, जड़त्व को।
जड़त्व का शॉर्टकट अगर तुम्हें याद करना है कि जड़त्व मतलब क्या है, तो जड़त्व को याद करो फिलोसॉफिकल टर्म से, ईगो। ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये बॉटल मैंने लिया और मैं इस पे धक्का मार रहा हूं पेन से, गिरी नहीं, गिर रहा है वो। मैं इस पे हाथ से धक्का मारूंगा, ये गिर जाएगा। ऐसा क्यों? मैं दोनों बराबर फोर्स मारूंगा। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों? वही, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। हाँ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। देखो क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि इस पेन का जो इनर्शिया है, जो इस पेन का जड़त्व है, वो इस बॉटल के इनर्शिया से कम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर है। और मैं इसको अब पानी खाली कर दूं तो बॉटल हल्का हो जाएगा, मैं सेम फोर्स अप्लाई करूं वो गिर जाएगा। ठीक है, और मैं इसको अभी एक हाथ से मारूं तो ये नहीं गिरेगा, इसका इनर्शिया मेरे हाथ के इनर्शिया से ज्यादा है। अगर मैं कंधे से मारूं तो ये गिर जाएगा, क्योंकि मेरा इनर्शिया फिर ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इनर्शिया यानी जो जड़त्व है वो डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे। अगर मास वेरी करेगा तो इनर्शिया वेरी करेगा, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। ठीक, दो ब्लॉक हैं, सेम मटेरियल से बने हुए दो ब्लॉक हैं। किस ब्लॉक को हमें हिलाने में ज्यादा आसानी होगी? छोटे ब्लॉक को। क्यों? हमने कैसे बताया ये छोटे ब्लॉक को? मास कम है। हो आ गया सेम चीज, मास कम है तो इनर्शिया कम है, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। ठीक है, अब क्या होता है, इनर्शिया दो तरीके का होता है। विराम अवस्था, विराम, ठीक ठीक लिख रहा हूं ना? हाँ, विराम जड़त्व, मतलब विराम का जड़त्व या विराम जड़त्व या जो भी बोले आप, इनर्शिया एट रेस्ट। अबे यार, इसका क्या मतलब है? जो जो पहली स्टेटमेंट थी कि अगर कोई चीज विराम अवस्था में है तो उसकी टेंडेंसी है वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, अनटिल एंड अनलेस कि उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक, और वो एक्सटर्नल फोर्स जिस चीज से हम लगा रहे हैं उसका मास, उसका द्रव्यमान ज्यादा होना चाहिए जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं उस पे। ठीक, अगला आ गया गति, मतलब जड़त्व गति में, या गति का जड़त्व, या कुछ भी बोल लो। ठीक, ये हो जाएगा इनर्शिया एट मोशन। इनर्शिया एट मोशन क्या है कि अगर मैं भाग रहा हूं 100 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, या 100 मीटर पर आवर के, मिनट के, जो भी हिसाब से मैं भाग रहा हूं, ठीक, तो मैं भाग ही रहा हूं। कोई मुझे बोलेगा कि रुक, मैं तुरंत नहीं रोकूंगा, मैं यहां से वहां जाके रोकूंगा। अगर मैं तुरंत रुकूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। ठीक, तो ये है, ये बता रहा है दूसरी वाली लाइन कि अगर कोई गति में है, गति अवस्था में है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो वो गति में ही रहेगा क्योंकि उसकी टेंडेंसी है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स उस दिशा में मूव कर रहे हैं। ठीक, इसका बेसिक एक एग्जांपल बताओ। एक तो मैंने बता दिया, बस में ट्रेवल करते समय, कार में ट्रेवल करते समय जब ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस के साथ हमारा जो बॉडी है वो बस से कनेक्टेड है और हम भी मूविंग अवस्था में ही है। अगर बस अचानक रुक रही है तो हम आगे जाएंगे। ठीक, तो ये दूसरा। तीसरा नियम, बेसिक एग्जांपल, गाड़ी किस किस के पास है? स्कूटी या बाइक। आप अचानक से एक्सीलेटर दे रहे हो, बॉडी पीछे जा रही है, बॉडी केवल अपर पार्ट ही पीछे क्यों जा रहा है, लोअर पार्ट पीछे क्यों नहीं जा रहा? देखो, तुम लोग स्कूटी चला रहे हो, तुम्हारा लोअर पार्ट उस ऑब्जेक्ट जो चल रहा है, जो मोशन में है, उसके कांटेक्ट में है, अपर पार्ट कांटेक्ट में नहीं है। ठीक, जैसे तुमने स्टार्ट करा तो तुम्हारा बॉडी पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम रेस्ट में थे, तुम्हारा अपर बॉडी रेस्ट में था, तुम अचानक से मोशन में गए तो ये भी मोशन में आ गया। ठीक, जब जो तुम्हारे पीछे बैठा है, जब तुम स्टार्ट करोगे तो उसका लोअर पोर्शन भी थोड़ा पीछे जाएगा।
ठीक है, क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं है। ठीक, ये मैं बताऊंगा आगे, इंतजार करो, सब आएगा, सारी मूवी दिखाऊंगा तुम्हें। तो यहां से हमने क्या सीखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को डिराइव करता है, इनर्शिया से रिलेटेड है, जड़त्व से संबंधित है। दूसरा क्या चीज है, दूसरा अभी जब मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा था तो एक और चीज हमने इसमें डिराइव करी, वो क्या है? डेट इज ट्रू, वो तो है, वो तो मैंने बताया। द्रव्यमान, एक चीज है जो मैंने नहीं बताई लेकिन वो मैंने बता दी, ऐसे सीधा नहीं बताई। नहीं, एक्सेलरेशन ने, एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन से पास वाला टर्म, फोर्स, फोर्स, बल। मैंने क्या बताया कि जब तक कोई बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस चीज पे एक्ट नहीं करता है तब तक वो चीज अपनी पोजीशन नहीं चेंज करती है। ठीक, यानी यहां से हमारी दो चीजें, तीन चीजें बेसिकली ड्राइव हुई। पहला, इनर्शिया की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया से रिलेटेड है, जड़त्व से रिलेटेड है। दूसरा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा। ठीक, थर्ड, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, द्रव्यमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जड़त्व के, जितना कम द्रव्यमान उतना कम जड़त्व, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व। ठीक, यहां तक कोई डाउट किसी को? सर हिंदी ठीक है? थैंक यू। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये सब मैं लिखा दूंगा। अच्छा, तुम लिखना केवल पसंद करोगे कि नहीं ये बताओ, क्योंकि लिखना नहीं पसंद करोगे तो मैं ज्यादा सिलेबस कंप्लीट टाइम पे कर पाऊंगा। मेन मेन, अगर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूं तुम लोगों को, पीडीएफ, पीडीएफ चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा लिखा दूंगा, बाकी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है? हाँ वो मैं वही बोल रहा हूँ थोड़ा। सेकेंड हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, गति का द्वितीय नियम। अबे यार फिर से ये हो गया। इससे पहले मुझे बताओ, संवेग यानी मोमेंटम क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, जहां तक मुझे याद है, वेग और संवेग पढ़ाया था ना? ठीक है सर, कोई एग्जांपल बताओ। हम्म, ठीक, किसी चीज का संवेग, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु या विशेष का संवेग डिपेंड करता है कि कितना द्रव्यमान पे कितना वेग लग रहा है। ठीक है, किसी एक द्रव्यमान पे चेंज इन वेलोसिटी, ये v एक्चुअल में v2 माइनस v1 होता है ना? किसी द्रव्यमान पे वेग पे हुए चेंज यानी बदलाव के कारण जो भी चीज उत्पन्न होती है उसको संवेग बोलते हैं। ठीक है, और यही न्यूटन का सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ टॉक्स अबाउट द मोमेंटम, संवेग। ठीक, क्या बोलता है सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक पर्टिकुलर मास का ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको, उसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, ठीक, एक एक स्पीड के साथ, एक वेग के साथ, ठीक है,
तो वो बताएगा कि उसके संवेग में क्या असर पड़ रहा है। ठीक हो गया? हाँ, अब देखो, ये आधारित है संवेग संरक्षण के नियम पर। संरक्षण नहीं, एक्चुअली संवेग, संवेग के नियम पे। ठीक, संवेग संरक्षण ही है। संवेग संरक्षण का नियम क्या है वो मैं जब न्यूटन लॉ खत्म कर दूंगा तब पढ़ाऊंगा। नहीं, जीरो, जीरो, वेलोसिटी जीरो है, यू जीरो। ठीक, इंट्रोड्यूस करेंगे लेकिन उसका संवेग चेंज हो जाएगा ना। अभी जीरो है। अभी कोई एक चीज मान लो, ये फुटबॉल है ग्राउंड पे, इसका यू जीरो है, वी जीरो है। ठीक, अब वी जीरो है तो संवेग क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक, मैंने इस पे किक मारी, कुछ वेलोसिटी आई, ठीक है, कुछ इसकी वेलोसिटी आएगी, यहां पे जाके गिरेगी, यहां पे रुकेगी, ये वेलोसिटी आई v2 मान लिया हमने कुछ। इसका कुछ भी एक तो होगा यूनिट नंबर कि कितना स्पीड से गिरा, क्या गिरा, कहां पहुंचा, कुछ तो भी एक होगा। तो तब हमें संवेग की पोजीशन मिल जाएगी। यस, एग्जैक्टली। इससे बढ़िया क्वेश्चन था। इससे हमें क्या पता लगा कि अगर कोई रेस्ट में है तो उसका संवेग वेग जीरो होगा, मास जीरो नहीं होगा, मास तो होगा ही कुछ ना कुछ। ठीक है, संवेग बेसिकली क्या है, मतलब गति का दूसरा नियम हमें बता रहा है दो चीजें। पहला संवेग संरक्षण का नियम, दूसरा चेंज इन मोमेंटम। ठीक, चेंज इन मोमेंटम मतलब संवेग में बदलाव। ठीक, वेग और संवेग आपस में रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो अब ये पहला पहला हमें क्या बताया, बल की परिभाषा क्या है बताया ना उसने कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी वो चीज रुकेगी या चलेगी, बल की परिभाषा। ये हमें बताएगा बल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द फोर्स। बल की समीकरण क्या होती है? बल की समीकरण F इक्वल टू एम इंटू ए। यहां पे लिख देता हूं। ठीक, ये हमें देता है ये, और कैसे देता है मैं अभी डिराइव कर देता हूं, इसका कुछ लेना देना नहीं है तुमसे, लेकिन मैं बता देता हूं। किसी ऑब्जेक्ट का मास, इस फुटबॉल का मास जब मैंने मारा और जब ये रेस्ट पे था, मास थोड़ी चेंज हुआ, मास तो सेम ही है, लेकिन वेलोसिटी, वेग, वेग तो बदल गया। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, अब मैंने क्या बताया, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कब होगा? किसी एक टाइम पीरियड पे होगा। ठीक, और मैंने लास्ट क्लास में जितना मुझे याद है एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बताया था। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद सर्टेन टाइम, किसी एक अंतराल में चेंज, बदला हुआ वेग। ठीक है, ये क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन। ठीक, ये क्या था? फोर्स। दैट्स इट। संवेग मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं अभी पढ़ाऊंगा, उसको उसको मैं पढ़ाऊंगा जब मैं तुम्हें इंपल्स बताऊंगा, आवेग क्या होता है तब बताऊंगा। ठीक है, पहले हम इतना कर लेते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी को? इसका बेसिक कोई एग्जांपल तो बताओ। अरे यार, हाँ, हम्म, ठीक है, दिवाली में रॉकेट जलाए होंगे आप लोगों ने। रॉकेट, ये क्वेश्चन पूछता है कि रॉकेट किस किस नियम पे काम करता है?
थर्ड लॉ पे, लेकिन उस पे क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। हाँ, इसका बेसिक एग्जांपल तो मैं बताऊं, जब एक्सीडेंट होता है, ये ट्रक है कोई, ये ठेला है, ऐसे समझ लो, ठीक है, ये रेस्ट पे है, ठीक, यहां से ट्रक आया, उसने इस पे मारा, तो ये रेस्ट पे था, इसका अभी यू 0 था और वी भी 0 ही था, ठीक है, इसका कुछ तो होगा, ठीक, कुछ इसका इनिशियल कुछ गति होगी, कुछ वेग होगा, इसने जैसे ही इसको टक्कर मारा, इसकी स्पीड स्लो हो गई, इसकी स्पीड कुछ आ गई, ठीक, तो हमारा जो टोटल एट द एंड पे हमारा जो प्रोडक्ट बचा कि टोटल कितना वेग था, यानी जो इसका टोटल वेग था, ठीक, जो संवेग चल रहा था इसका, ठीक है, इस मास पे जितना वेग चल रहा था, ठीक, वो बरकरार रहा, वो तो सेम ही रहा, क्यों, क्योंकि इसने इसको ट्रांसफर करा है, ये भले ही इसकी स्पीड भले ही कम होगी, लेकिन ये तो मोशन में आया ना, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, समझ रहे हो, मास इसका इनिशियल जो भी था, ठीक, इस इस ट्रक का, उसके बाद मास और फाइनल वेलोसिटी इसकी ठेले की, मास और इसका, और फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है सर, सर समझ आ रहा है या सब ऐसे जा रहा है, नहीं आ रहा तो पूछ लो, अभी तक समझ आया। दूसरा नियम किस बारे में बताता है, बताएं, दूसरा नियम, पहला नियम किस बारे में बताता है, बताएं, अरे शर्मा क्यों रहे हो, बता दो, चलो थर्ड लॉ करते हैं, फिर फटाफट से रिकैप कर लेंगे। देखो न्यूटन बहुत ही महान टाइप का आदमी था यार, इसने मोशन, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज में लॉस दिए हैं और हमारी जिंदगी खराब करी है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ठीक, विपरीत प्रतिक्रिया वही हुई ना, ठीक, मतलब इसको ऐसे समझो कि मेरी किसी से लड़ाई हुई, मैंने किसी को थप्पड़ मारा, तो वो भी मुझे थप्पड़ मारेगा, बेसिक एग्जांपल। और बाकी सब एग्जांपल ये है, मैं इसको धक्का मारूंगा, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, तो ये भी मुझे वहां से अपोज करने के लिए सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहा है, ठीक, मैंने दीवार पे सर मारा, मुझे लगी क्यों, क्योंकि दीवार ने मुझ पे भी फोर्स लगाया जितना मैंने दीवार पे लगाया था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक, बहुत सिंपल। बस इतना ही था इसमें। फर्स्ट, हाँ, ये बताता है हमें डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन ही तो बता रहा है, मैं इस पे जितना फोर्स लगा रहा हूं, ये मुझ पे उतना ही सेम अमाउंट का फोर्स बैक कर रहा है मेरे, कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक, अब फटाफट रिकैप कर, हाँ हाँ, स्पीड कम हो जाती है, डायरेक्शन, डायरेक्ट एक्शन, हाँ, तुमने क्या बोला, अगर रोड पे पानी आ जाता है तो स्पीड कम क्यों हो जाती है, देखो ये केवल पानी के साथ ही नहीं काम करता है, ये सैंड में भी यही होता है, ठीक, तुम एक एक बिटुमिन की रोड पे चल रहे हो, बिटुमिन मतलब ये कोलतार की रोड पे,
ठीक है, तुम इस पे चल रहे हो तो तुम जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही फोर्स वो लगा रही है, तभी तो तुम आगे भी चल रहे हो। अब मैं अपनी जगह पे खड़ा होकर ऐसे ऐसे करते रहूं, आगे थोड़ी बढ़ूंगा। ठीक, अब सैंड क्या करता है, सैंड देखो इसके पीछे केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों है। पहली चीज, सैंड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स जितना दूर रहेगा, देखो बिटुमिन की रोड क्या है, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स है। ठीक, अब सैंड के पार्टिकल ऐसे ऐसे, अगर मैं इस पे जितना फोर्स लगा रहा हूं तो ये कहीं ना कहीं जायज है कि ये सारे मिलके मुझ पे उतना ही फोर्स लगाएंगे। ठीक, अगर मैं सैंड पे चल रहा हूं या पानी पे चल रहा हूं, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर हैं, तो वो उतना फोर्स नहीं लगा पाएंगे, फ्रिक्शन कम होगा। यस, दूसरा वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा संवेग संरक्षण होगा। ठीक, बेसिकली ये है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये, बेसिकली उसका एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है सर, जड़त्व। और सर, और क्या देता है हमें, और क्या बताता है सर, देखो, हाँ, क्या चल क्या रहा है, ठीक है। अबे यार, इसको बोलो बाद में कर लेना यार। अच्छा इधर है, अबे यार, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ, सर इधर देख लीजिए एक बारी, मैं फाइनल से रिकैप कर देता हूं सारा कुछ, 5 मिनट में बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक, बस इधर मेरे को देखते रहो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है कि जब कोई वस्तु, जैसे तुम अभी बैठे हो तो तुम बैठे ही रहोगे जब तक तुम्हारा मन नहीं होता खड़ा होने का। ठीक, अगर मैं तुम पे धक्का लगाऊं तो तुम अपनी पोजीशन चेंज करोगे ना, तुम या तो खुद से करना चाहोगे या जब मैं धक्का लगाऊं। तो सेम, अगर कोई चीज, अगर कोई वस्तु या कोई विशेष, कोई भी चीज अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी, अगर वो चल रही है, गतिमान अवस्था में है तो वो गति में रहेगी। कब तक होगा ऐसा, जब तक भी उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है, और ये बाह्य बल कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये बताता है जड़त्व। ठीक, किसी भी वस्तु का फोर्स ज्यादा होगा जब उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जड़त्व ज्यादा होगा, यानी उस, बॉलिंग करी है तुमने, बॉलिंग, कंचे खेले, कंचे, एक छोटा कंचा, ठीक, और एक लोहे का कंचा। ठीक, तुम एंग्जाइटी दे रहा है वो, और कुछ नहीं। देखो, फ्लो तोड़ दिया। देखो क्या होता है, तुमने कंचा खेला है, एक लोहे का कंचा होता है और एक कांच का कंचा होता है। तुम कांच के कंचे से लोहे के कंचे में मारोगे तो क्या लोहे का कंचा अपनी जगह बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा, उसका भार ज्यादा है। ठीक है, और वही मैं लोहे के कंचे से कांच के कंचे को मारूं तो वो दूर के जा छटकेगा। क्यों, क्योंकि उसका द्रव्यमान, उसका भार कम है। तो
इनको बोलो यार 10:30 बजे के बाद कर लेना ये। तो क्या बताया उसने, बल की परिभाषा, यानी कि मैंने तुम पे जब धक्का लगाया तभी तो वो चीज मूव करी। समझ आया सर? बताओ क्या होता है? अरे बोलो यार, डरो मत। बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ। बार बार लगाएंगे तो क्या होगा? वो अपनी जगह बदल लेगा, अपनी पोजीशन बदल लेगा। बहुत बढ़िया। ठीक। दूसरा नियम बताता है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक। मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ, बराबर अमाउंट को क्या बोलेंगे? हाँ, बराबर मात्रा का वेग ट्रांसफर होगा। बस इसको ऐसा समझो कि तुमने अप सर से बोलो यार, इसको बंद करा दो प्लीज। सर से बोल दो ना। सर उधर अंदर बैठे होंगे ना ऑफिस में। हाँ। बोलना यार 10:30 तक रोक लो यार, 100-200 रुपए एक्स्ट्रा ले लो बोले। देखो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का द्वितीय नियम बताता है कि अगर किसी भी की संवेग में कोई भी परिवर्तन हो रहा है किसी टाइम में, तो वो जो इनिशियल, जो प्रारंभिक संवेग था उसी के बराबर रहेगा अंतिम संवेग भी। एक तरीके से इसको ऐसे समझो, जैसे कोई भी कमी नहीं होगी, एनर्जी लॉस नहीं होगा। इसको ऐसे समझो, तुम्हारे फोन पे फोटो है, ठीक, वो फोटो तुमने अपनी गैलरी से उठाई, मतलब जहां तुम्हारी फोटो दिखती है वहां से उठाई, तुमने व्हाट्सएप पे किसी को भेज दी, फोटो तो रही ना, फोटो डिलीट थोड़ी हुई है कि नहीं? सेम चीज, अगर तुम चल रहे हो, है ना, तुम चल रहे हो और तुमको किसी ने धक्का मार दिया चलते चलते, ठीक, तुम आराम से चल रहे हो, कोई धक्का तुम्हें मार रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बिल्कुल ही रुक जाएगा, रुकेगा भी तो, लेकिन तुम भी तो थोड़ा आगे जाके छटकोगे, है ना? सेम चीज गति का द्वितीय नियम बताता है। ठीक है सर, क्या बताता है? ठीक, मैं लिखा दूंगा, समझ लेना, नहीं समझ आया तो बता देना। ठीक, तो ये आधारित है संवेग संरक्षण के नियम पर। तीसरा नियम बताता है, क्या बताता है तीसरा नियम? ये सबसे आसान है, पहला और तीसरा सबसे आसान है। तीसरा बताता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, बस इतना याद रखो, क्रिया और प्रतिक्रिया। ठीक, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसको नाम दे दो क्रिया प्रतिक्रिया। हाँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद हो जाएगा। ठीक, मतलब इसको ऐसे समझो कि तुमने किसी को थप्पड़ मारा तो उसने भी गुस्से में आके तुम्हें धर दिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ रहे हो? मतलब मैं इसको धक्का दे रहा हूं, मैं जितना बल लगा रहा हूं वो दिख नहीं रहा है तुम्हें कि मैं कितना बल लगा रहा हूं, लेकिन लगा तो रही हूं ना, तभी तो ये जा रही है उधर। और मुझे चोट लग रही है क्यों? क्योंकि वो भी तो मुझे बल लगा रहा है। समझ रहे हो सर? बताओ अब थर्ड लॉ ऑफ क्या है, तीसरा नियम क्या है? बस, बहुत शानदार। अब हम पढ़ेंगे मैडम आपका जो क्वेश्चन था वो, और इंपल्स। इंपल्स यानी आवेग। ठीक, इंपल्स क्या होता है सर? आवेग क्या है? कुछ तो आइडिया नहीं, आइडिया सर?
इम्पल्स, वो तो मैंने बताया, हिंदी ट्रांसलेशन है, आप बता दोगे यार। मैम इम्पल्स क्या है? नहीं, किसी को पता है? क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक, तो वो ऐसे पूछेगा जो लेंथी होंगे और जिसका कुछ सेंस बनेगा अभी की टेक्नोलॉजी में जो एग्जिस्ट करती है। और न्यूमेरिकल एक ही देखा है मैंने आज तक, वो देखा है इसी वाले इक्वेशन से, F इजिकल टू एम ए और P इजिकल टू एम बी, बस। उसके अलावा अरे नहीं यार, कुछ नहीं होता। देखो जैसे ये है, वो बताइए क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि इनिशियल मास इतना है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मास तो चेंज होता ही नहीं है जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल डिटोरेशन ना हो, ठीक। बस ये पूछेगा, इसमें तुम्हें 2 दे देगा, तीसरा निकालना रहेगा, या तुम्हें फाइनल वेलोसिटी देगा और इनिशियल वेलोसिटी वो ऐसा लिख देगा कि a certain object is in rest after 5 seconds he is moving। हाँ, मतलब वो ऐसा बोलेगा कि तुम्हें ये पता हो कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, एट रेस्ट में बोल दे, और फाइनल वेलोसिटी दे देगा, टाइम दे देगा। हाँ, 10th क्वेश्चन वो पूछेगा केवल 10th लेवल तक के जो एनसीईआरटी में पीछे दिए हैं। एक ना एक प्रोजेक्ट है, करंट अफेयर फॉलो करते होगे, एक प्रोजेक्ट है हाइपरलूप ट्रेन। हाइपरलूप ट्रेन, ठीक, एलन मस्क ने इसका आइडिया दिया था, और इंडिया में वर्जिन हाइपरलूप करके कंपनी है, वो इसको एस्टेब्लिश कर रही है, ठीक है, मुंबई से पुणे। अब मुझे ये बताओ, अगर किसी ने इसका नाम सुना है तो ये न्यूटन के कौन से लॉ पे काम करती है? हाइपरलूप ट्रेन, मुंबई से पुणे के बीच, जो केवल 15 मिनट में वो डिस्टेंस कवर कर लेगी। और स्टार वॉर्स देखी है किसी ने? स्टार वॉर्स, उस पे भी है, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी उस पे भी है, और इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट फैलता है कि गूगल में ऐसी मशीनें हैं जहां से इंसान को उठ के जाना नहीं पड़ता, लिफ्ट नहीं है, अपने ऑफिस से ऐसे जाता है दूसरे ऑफिस में, ऐसा कुछ। तो मुझे बताओ कि हाइपरलूप ट्रेन क्या है और कौन से लॉ पे काम करेगी? वो तो मेट्रो भी चलती है मैडम, पटरी से ऊपर होती है मेट्रो भी, बुलेट ट्रेन भी, कोई भी ट्रेन जिसपे मैग्नेट लगा होगा वो ऊपर होगी थोड़ी सी। देखो हाइपरलूप ट्रेन क्या है ना, एलन मस्क का आइडिया था ये। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जब तक किसी चीज पे कोई बाह्य बल ना लगे तब तक वो चीज अपनी पोजीशन नहीं चेंज करती है, ठीक। तो न्यूटन ने, मतलब एलन मस्क ने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, बाह्य बल को ही हटा देते हैं, लगाते ही नहीं है, और चीज को मोशन पे डाल देते हैं, ठीक। तो उसने बनाई हाइपरलूप ट्रेन। अब वो होता क्या है ना, ये ऐसा वो है सिलेंड्रिकल, ऐसा एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है, ठीक, सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है एक, ठीक है। अब हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि कोई वस्तु गति में रहती है तो गति में ही रहती है जब तक कि उसमें कोई फोर्स ना लगे, मोशन रेस्ट में है, आराम है, विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी। अब वो करेगा क्या ना, इसमें इस ट्रेन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि वो यहाँ पे मैग्नेट लगाया और यहाँ पे मैग्नेट लगाया, ठीक, मैग्नेटिक इंचार्ज आ गया, उस पर मैग्नेटिक चार्ज आ गया तो वो मोशन में आ जाएगी, ठीक। अब क्योंकि क्योंकि वहां पे उसको अपोज करने के लिए कुछ है नहीं, वैक्यूम है, ये पूरा वैक्यूम है, ये जो बच गया ना, यहां से सारी हवा यहां से सक कर ली जाती है, ये सक्शन से, ठीक, वैक्यूम में। अब वो इसको मोशन में डाल रहा है, ठीक, तो ये मोशन में ही है, ठीक। और ये मुंबई से पुणे के बीच में काम कर रही है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, परफेक्ट एग्जाम्पल। रोकने के लिए प्रोपेलर्स लगे हैं आगे,
वो पहले जब मोशन में लाना होता है तो पहले आगे की तरफ मुंडी करके घूमते हैं, जब रोकना होता है तो पीछे की तरफ मुंडी करके घूमते हैं। वो भी है। हाँ देखो, मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूं, ये तो बेसिक है, वैसे पता ही होगा। जब मैग्नेट कब एक दूसरे पे अट्रैक्ट, कब एक दूसरे के लिए आकर्षित होते हैं, जब अपोजिट पोल्स आते हैं। अगर हम सेम पोल्स ला दें तो ये रिपेल करेंगे, दूर जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये रोकने वाला लगा है, यहाँ पे मैग्नेट लगा है जिसका नॉर्थ पोल यहाँ है, इस इसका नॉर्थ पोल एक यहाँ पे, एक यहाँ पे नॉर्थ पोल का मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ पोल का मैग्नेट। ठीक, तो ऐसे ये काम करता है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है यार, एलन मस्क आदमी है यार, एक नंबर का। है यार, अब पूरा कॉन्सेप्ट तो देखना पड़ेगा ना। मुझे बस इतना पता है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में काम करता है, और क्यों काम करता है, क्योंकि वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, कोई हवा है नहीं। अगर हवा होती तो कुछ ना कुछ फोर्स लगता ना अपोजिट में, तो वो नहीं कर पाता। ठीक, करंट अफेयर्स पढ़ा करो और उसको रिलेट करा करो अपने जो बेसिक सब्जेक्ट। ये एलन मस्क ने 2020 में दे दिया था, लेकिन इंडिया में अब हो रहा है। ठीक, कोविड के बाद, कोविड में हो जाता लेकिन वो प्रोजेक्ट रुक गया था। वर्जिन हाइपरलूप कंपनी का नाम है, मुंबई से पुणे। एस्टिमेटेड टाइम 15 मिनट, फ्लाइट से लगता है 45 मिनट, ट्रेन से लगता है 2 घंटा। स्टार वॉर्स में है ये वैसे। आवेग, इंपल्स, इंपल्स क्या है ना, बहुत ज्यादा बल किसी वस्तु पे लगना है एक बहुत छोटे टाइम के लिए। ठीक है, बल का बहुत ज्यादा अमाउंट एक बहुत मिनिमल से टाइम के लिए। मैं दबा के किसी को खींच के थप्पड़ मारूं, उसका झन्ना जाएगा, और वहीं मैं थप्पड़ ऐसे स्लो से मारूं तो नहीं होगा काम। ठीक, एकदम से किसी को झटका दिया बहुत जोर से, जितना फोर्स है सब, जैसे कोई, मैं अभी रेस्ट पे खड़ा हूं, कोई एक आया घूमते घूमते, उसने ऐसे धक्का दिया तो मैं दूर जाके गिरूंगा। ठीक, वो क्यों हुआ, क्योंकि इंपल्स हुआ, आवेग, यानी बल का अमाउंट ज्यादा और टाइम कम। ठीक, जो मैं लगाऊंगा वो इंपल्स होगा, वो तो मोमेंटम ही होगा। ठीक, इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, क्रिकेट, तुम कैच पकड़ रहे हो, तुम्हारे हाथ में चोट लग रहा है, क्यों, इंपल्स, आवेग की वजह से। ठीक, अब इस आवेग को देखो, संवेग संरक्षण तब तक नहीं हो सकता, डायरेक्टली संवेग का संरक्षण नहीं हो सकता, हमें संवेग को बदलने के लिए आवेग को चेंज करना पड़ता है, इसीलिए संवेग संरक्षण होता है। अब क्रिकेटर क्या करता है, 40 की स्पीड से बॉल आई, ठीक, उसने हाथ पीछे कर लिया 30 की स्पीड से। ठीक, 40 की स्पीड से बॉल आई, 30 की स्पीड से हाथ पीछे कर लिया, तो नेट फोर्स कितना लगा, 10 यूनिट। ठीक है, तो उसको चोट नहीं लगेगा या कम लगेगा। ठीक, अगर मैं उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है उसी डायरेक्शन में हाथ ले जाऊं तो हो सकता है चोट मुझे ज्यादा लगे। अगर मैं स्टिफ रखूं तो चोट ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये रेस्ट में है, और वहां से जो फोर्स आ रहा है बॉल का, वो बहुत तेजी से आ रहा है। ठीक हो गया। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर यानी डायरेक्शन होगी, अदिश, अदिश नहीं, सदिश, सदिश। समझ आया। संवेग, संवेग जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि हाथ पीछे क्यों करता है, वो होता है संवेग संरक्षण के लिए। ठीक, अब क्या है कि नेट फोर्स को हमें कम से कम करना पड़ता है ताकि हमारे ऊपर उसका इंपल्शन कम हो, उसका आवेग कम लगे। ठीक है, तो इसीलिए हम संवेग संरक्षण का नियम फॉलो करते हैं। ठीक हो गया सर। इसको लिखते कैसे यार, संवेग संरक्षण को, अरे जो भी है देख लेना। हाँ आप बोलो, क्या बोल रहे थे। गाड़ी के साथ आगे चलना पड़ता है, हाँ।
आप बताओ कौन सा नियम होगा? जड़त्व। कौन से लॉ में है? पहला लॉ। अरे फिजिक्स बहुत प्यारी चीज है। एक संवेग संरक्षण मैंने बताया, एक आवेग और संवेग। अगर हम किसी के आवेग को चेंज करना चाहते हैं तो हमें पहले संवेग को बदलना पड़ेगा। ठीक, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक हो गया? अब वो कैसे रिलेटेड है वो फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब है वैसे तो मैं बता दूंगा, लेकिन बताना है तो मैं बता सकता हूं, लेकिन जरूरत लिटरली नहीं है उसकी, बस तुम्हें पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर कोई खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथ पीछे ले रहा है तो ये कौन सी क्रिया है या कौन सा नियम है? तो ये संवेग संरक्षण का नियम है। और अगर उसको चोट लग, दो ही तरीके का क्वेश्चन बनेगा इससे। अगर उसको चोट लग रही है तो किस वजह से लग रही है? आवेग की वजह से। अगर वो हाथ पीछे कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है? संवेग संरक्षण के लिए। ठीक है? ठीक, चलो ये चैप्टर हो गया खत्म। मोशन पूरा। किसी को कोई डाउट है मोशन में? मतलब पहले का जो मैंने पढ़ाया था वो तो ऑब्वियसली तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये इसका फटाफट से लिख लो, छोटा छोटा लिख लो, बाकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा सर, किसी वस्तु, किसी भी चीज का अगर आवेग कम होगा तो उसका संवेग पे क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगी। ठीक, क्यों? हाँ, अगर किसी भी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का अगर इंपल्शन कम है, इंपल्स कम है, आवेग कम है, तो उसका संवेग अपने आप कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो, कोई, ये बेसिक एग्जांपल देखो, अगर मैं बॉल को उठा के खेल रहा हूं तो वो ऐसे पूरा पाथ बना के आ रही है, पैराबोलिक पाथ। उसका आवेग जिस इंपल्शन से उसे वो सीधा आती, जिस स्पीड से वो सीधा आती, उतनी स्पीड से नहीं, वो कम स्पीड से आ रही है। ठीक है? और मैं हाथ को और पीछे कर रहा हूं तो नेट फोर्स होने की संभावना है 0, लेकिन होता नहीं है 0। ठीक, समझ रहे हो? तो यानी जितना इंपल्शन कम हुआ, आवेग कम हुआ, उतना ही संवेग कम हुआ। ठीक, अगर ये बढ़ा तो वो भी बढ़ेगा। और ये संवेग हमेशा आवेग से कम होगा, हमेशा आवेग से कम होगा। बोलो। हाँ, और ऐसा क्यों होगा? संवेग आवेग से कम होगा। मैं इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूं। ठीक, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि क्यों कम होगा, ये मैं एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूं कि देखो, क्रिकेट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। बॉल आई, 40 की स्पीड से बॉल आ रही है और मैं 50 की स्पीड से हाथ पीछे कर ले रहा हूं, तो बॉल तो निकल गई ना। ठीक है? जब मैं अपना हाथ का जो मेरा मोमेंटम है, मैं संवेग है जो, जब मैं उसको 30 पे करूंगा तभी तो मैं उसको पकड़ पाऊंगा। ठीक, संवेग, वही तो मैं बता रहा हूं, संरक्षण ही तो हो रहा है ना। वो एनर्जी मेरी, मेरा हाथ पहले से ही मूवमेंट कर रहा है, मैं पहले से ही मोशन में हूं, मैंने उस स्पीड को, 40 की स्पीड को कंटिन्यू रखा है। 30 का मेरा है, देखो 30 का स्पीड मेरा है, 40 का बॉल का था, तो बचा कितना? 10। ठीक, टोटल कितना था? 40 ही तो था ना टोटल, टोटल 40 तो था। बस संवेग संरक्षण ही तो हो रहा है, मैंने बस लोड को ट्रांसफर कर दिया, वो सॉरी, लोड को कह रहा हूं, वेलोसिटी को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मुझे चोट नहीं लगे, बस इसलिए। हाँ, 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 बिल्कुल कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं ज्यादा।
तो मैं नहीं बता सकता, है ना, है वो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली। ठीक, ठीक हो गया, नोट करें, फटाफट नोट कर लेते हैं, लिखो। फोर्स के बारे में तो क्या ही लिखा हूं मैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज लिखा देता हूं। बल तो पता ही है तुम लोगों को क्या है। अब लिखो न्यूटन फर्स्ट लॉ, गति का पहला नियम। पहले हिंदी में लिखो कि इसे गैलीलियो का नियम, इसे गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह बताता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, इफ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, वो विराम अवस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। और यदि वह वस्तु एक समान चाल से, यदि वह वस्तु एक समान चाल से चल रही है, चल रही है, तो वो वैसे ही चलते रहेगी जब तक कि उस पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक कि उस पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इंग्लिश में लिखो, अ बॉडी, इफ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड अ बॉडी इन मोशन will remain in motion unless unless it is unless it is acted upon, it is acted upon by an external force. ऐसे लिखो कि this law, this law also referred, also referred, REFERRED, referred to be as, to be as, referred to be as the law of inertia, the law of inertia. अब अगली हेडिंग डालो, इनर्शिया यानी जड़त्व। इंग्लिश में लिखो पहले, इनर्शिया इज सिंपली द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। हिंदी में लिखो कि इसको ऐसे 3 वर्ड में लिखो कि गति को प्रतिरोध करने की क्षमता, गति को प्रतिरोध करने की क्षमता। ठीक, एग्जाम्पल लिख लो जो भी बताएं मैंने अपने मन से, नहीं आ रहे समझ तो पूछ लो। लिख लो, कार मूविंग ऑन अ रोड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेक इट विल स्टॉप। कुछ भी लिख लो, इतने सारे एग्जाम्पल हैं। अब लिखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का द्वितीय नियम। एक और एग्जाम्पल दूं तुम्हें मैं इसका, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, तुम्हारी जनरल लाइफ से रिलेटेड, हर किसी ने करा होगा ये। कंबल झाड़ा है तुम लोगों ने, है ना, कंबल झाड़ा है। जब तुम कंबल झाड़ते हो तो धूल निकलती है, क्यों? एग्जैक्टली exactly. हाँ, नहीं, हाँ धक्का देने पे जो हो रहा है,
धक्का देने पे जो गिर रहे, जो खुद गिर रहे हैं उस पे हम क्या करें, उस पे तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है। देखो जब हम किसी कंबल को झाड़ रहे हैं ना, कंबल को झाड़ा तो उसके जो धूल के कण है वो है बड़े जिद्दी, उनका इनर्शिया बहुत छोटा, वो बोल रहे हैं कि हम रहेंगे यहीं अपनी पोजीशन पे, हमें नहीं जाना। तुमने कंबल झाड़ा, कंबल आ गया मोशन में, लेकिन जो धूल के पार्टिकल है, धूल के जो कण है वो अपनी जगह पे ही है, तो कंबल झाड़ने पे तो धूल निकल रही है, वो इस वजह से निकल रही है। ठीक, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखो, गति का द्वितीय नियम लिखो कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is equal to the mass of that object times acceleration F is equal to ma। हाँ, ओ शिट, पहले उसमें ये लिखना है एक लाइन कि दिस लॉ डिराइव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा देता है, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज वो पूछ लेता है कि बल की परिभाषा कौन देता है, बल की समीकरण कौन देता है। पहले वाले में, फर्स्ट में, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिराइव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। किताबों पे नहीं मिलेगा तुम्हें, ये एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा है। सेकेंड लॉ लिख लिया, इंग्लिश में लिख लिया ना, और इसमें लिखो F इक्वल टू ma लिख लिया, इसमें लिखो कि दिस लॉ डिराइव्स द इक्वेशन ऑफ फोर्स। इसको ऐसा बोल्ड लेटर में लिख लो जैसे तुम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको हिंदी में लिखो कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के, उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना सर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही दूंगा। तथा संवेग परिवर्तन तथा आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में भी होता है, संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में भी होता है। क्या हुआ मैम, कहां पे छूटा? दर उस वस्तु पर आरोपित बल के, उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, थोड़ा स्पीड से लिखें, अनुक्रमानुपाती होता है, लिख लिया। लिखो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, या F इक्वल टू m इंटू ए। यार इनको ना ऐसे ही याद करा करो यार, इनको हिंदी में जितना याद करोगे उतना याद नहीं होगा। इसको ऐसे याद करो, F तुम्हें पता है फोर्स, m तुम्हें पता है मास यानी द्रव्यमान, a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। हिंदी में ये फॉर्मूले याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। वेक्टर क्वांटिटी तो है, कौन सी दो वेक्टर? हाँ, फोर्स और एक्सेलरेशन। ठीक, इसमें वो लिखा तुमने, दिस डिराइव्स द इक्वेशन ऑफ फोर्स। अब लिखो कि ये बल की समीकरण देता है, इसको ऐसा बोर्ड लेटर में लिख लेना, बल की समीकरण देता है, बल की समीकरण, इक्वेशन ऑफ फोर्स। थर्ड लिखो लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। अरे यार क्या है, पूरी कहानी बता दी मैंने और तुम पूछ रहे हो क्या है। समझ आ रही क्या तुम लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं? है, तुम लोगों को तो आ ही रहा है। मैम आपको आ रहा है क्या? कोई इशू तो नहीं? कोई इशू हो तो बता देना, क्योंकि मैं ही तुम्हारे साथ चलने वाला हूं अब।
ठीक, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको हिंदी में लिख लो कि यदि मतलब इसको ऐसे लिखो, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बस। इसमें ना ऐसे जैसे फर्स्ट हमें डेफिनेशन देता है फोर्स की, दूसरा हमें इक्वेशन देता है, ये हमें देता है डायरेक्शन, दिशा, दिशा बताता है ये। ठीक, इसको अपने तरीके से लिख लो जैसे भी लिखना है। ये डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है, दिस टेल्स अबाउट द डायरेक्शन। थर्ड लॉ को ना अच्छे से डिफाइन करो क्या है। और वो जो दूसरा बल लग रहा है वो कैसे, चार्ज कैसा होगा उस पे? चार्ज मतलब, चार्ज को हिंदी में ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा? प्लस तो मेरा बल हुआ ना, सेम नेचर का होगा लेकिन साइंस अपोजिट होंगे। चार्ज चार्ज हुआ ना, मतलब इन लेम टर्म तो वो चार्ज ही हुआ ना, प्लस माइनस। देखो जब हम लोग बीम डिजाइन करते हैं, है ना, मतलब ये वैसे सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं। जब हम कोई बीम डिजाइन करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि उस पर लोड कितना लग रहा है। ठीक, और वो लोड हम कैसे बता पाते हैं कि लोड कितना लग रहा है? क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इसके ऊपर कितना, क्या है क्या नहीं, क्या क्या सामान रखने वाले हैं क्या नहीं रखने वाले। ठीक, अगर मैं ये कमरा बनाऊंगा तो मैं बस केवल कमरा ही बनाऊंगा, मैं ये नहीं बनाऊंगा कि इसके अंदर वॉशिंग मशीन यहाँ रखो, पोडियम यहाँ रखो, यहाँ ये रखो, ये नहीं बनाऊंगा। लोड तो लेकिन इनका भी है ना, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ पहले ये कि अर्थ कितना लोड उस पर लगा रही है, और ये माइनस पे रहता है, तो इसी के अपोजिट साइन पे उस हिसाब से हम ये डिजाइन करते हैं। ठीक, इस पे स्ट्रेस का भी रोल रहता है लेकिन वो तुम्हारा पार्ट नहीं है, वो मेरा पार्ट था किसी जमाने में। बीम डाल के क्या चीज को? हाँ तो कॉलम डालते हैं ना उसके लिए, और फुटिंग भी उसी के लिए देते हैं। वो बहुत बहुत बड़ा एक है, लेकिन मैंने तुम्हें बस एक जस्ट बता दिया। ठीक, हाँ, तो थर्ड नियम लिख दिया। इसके एग्जाम्पल क्या क्या लिखे? रॉकेटरी मोशन, दिवाली में रॉकेट छोड़ना, रॉकेट वाला पटाखा, बंदूक की गोली चलाते समय हाथ पीछे आ जाना, क्योंकि गोली आगे जा रही है लेकिन वो फोर्स तो हमें लगी रहे। अगला लिखो इंपल्स, आवेग। रॉकेट परपल्शन, उसका एग्जांपल लिखा था मैम आपने, रॉकेट परपल्शन। ठीक, थर्ड आवेग, इंपल्स। लिखो पावरफुल फोर्स फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, और तुम लोग लिखो जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, तो बल तथा समय अंतराल, बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु और उस बल का आवेग कहते हैं। इसको आईएमपी या जे से बताते हैं, आईएमपी या जे से, इंपल्शन को। टी, टाउ तो स्ट्रेस हो गया ना यार, टी टाइम।
अब लिखो संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको लिखो, यदि कणों के किसी समूह पर, यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, नियत रहता है। तो उस निकाय का कुल संवेग, टोटल मोमेंटम सेम रहता है, नियत रहता है। ये एग्जाम्पल ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो इसको यार, ऐसे एक ट्रक सा बनाओ, एक साइकिल बनाओ, ऐसे कुछ भी बना दो मतलब, और इसको m1 दे दो, फोर्स दे दो F1, इसको m2 दे दो, फोर्स दे दो F2 को। मैं इसको लिख देता हूं, वैसे ड्रॉ कर लो तुम्हें आसानी होगी। एक एक ये m1 मास, m1 मास तो सेम ही रहेगा, मतलब मास चेंज होगा यहाँ पे, m2 मास, ठीक। ये यहाँ पे फोर्स आ रहा है F, वेलोसिटी v1, ये F2, वेलोसिटी v2, तो ये हो जाएगा लास्ट में m1 v1 बराबर m2 v2, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे कि m1 u1 प्लस m2 v2 बराबर m2 u2 बराबर प्लस m1 v1। क्या हुआ? ये क्या है बेसिकली, ये यही बता रहा है कि अगर ये टक्कर करेंगे तो जो नेट फोर्स है, जो नेट वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, नेट वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, ठीक है। अगर कोई गाड़ी, कोई साइकिल मुझ पे टक्कर मार रही है चलते हुए, गाड़ी नहीं यार साइकिल, अगर कोई साइकिल मुझ पे टक्कर मार रही है चलते हुए, तो साइकिल की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी और मुझे थोड़ा धक्का लगेगा, ठीक। लेकिन नेट जो स्पीड है, नेट मोमेंटम, अगर उन दोनों, हम दोनों का, साइकिल और मेरा, नेट वेलोसिटी अगर हम चेक करेंगे तो वो सेम ही रहेगी, क्योंकि वो जितना वो कम हुआ मैं उतना ही आगे गया, ठीक। कैरम का एग्जांपल समझ लो, कैरम में तुम मारते हो ना ऐसे करके, वो जिस स्पीड से जा रहा है उतनी स्पीड से अगली गोटी जाएगी, ये रुक जाएगी, ठीक है। किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है? मास पे, सबसे जरूरी मास पे, फोर्स पे। हाँ, फ्रिक्शन तो देखो, फ्रिक्शन तो फोर्स पे डिपेंड करता है ना, फोर्स और फ्रिक्शन अभी हम पढ़ेंगे। देखो क्या है, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स कम होगा ना। अब तुम, अब जनरेटेड फोर्स, ठीक, अप्लाइड फोर्स तो ऑब्वियसली बराबर ही रहेगा। तुम इस सरफेस पे तुम इस सरफेस पे मतलब ऐसे किसी चीज को घसीट रहे हो, तो वो उस पर थोड़ा ज्यादा अप्लाइड फोर्स रहेगा, वो जमीन में थोड़ा ज्यादा फोर्स लगे, तुम वहां पे घसीट रहे हो तो वो आसानी से आगे चले जाएगा, समझ रहे हो। तो फोर्स फ्रिक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, और ये डिपेंड करता है, अगर ये कभी चेंज हो सकता है तो मास पे, ये भी मूवमेंट कर रहा, मतलब मास और वेलोसिटी पे, ये ज्यादा भारी है या हल्का भारी है। अगर कोई आदमी खड़ा है, साइकिल टक्कर मार रही है तो वो जस्ट गिरेगा, अगर कोई आदमी खड़ा है, ट्रक टक्कर मार रहा है तो वो मर जाएगा, समझ रहे हो। सेम। क्या? हाँ, तेल गिरा होता है तो फ्रिक्शन, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, अप्लाइड फ्रिक्शन ज्यादा, मतलब जो फ्रिक्शन है वो उसका कम है, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई डाउट तो नहीं रहा? हाँ, क्लास 9th का चैप्टर 10 फिजिक्स, या फिर क्लास 11th का चैप्टर 3 प्लीज पढ़ ले, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है ये उसमें तुम्हें डिटेल में मिलेगा।